I think, without doubt, in my lifetime, this is the largest peaceful democratic peasant struggle this country has seen. Second, the significance of it. It is not, ये सिर्फ ये 3 कानून के बारे में नहीं है. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 3 कानून वापस लेना ही पड़ेगा. That is my first major demand. लेकिन जो लड़ाई, जो युद्ध वो प्रोटेस्टर्स वेज कर रहा है सिंगू, तिकरी और शाहजहांपुर में, वो सिर्फ ये 3 कानून के बारे में नहीं, और सिर्फ पंजाब और हरियाणा के बारे में नहीं. इसमें और बड़े बड़े मुद्दे भी लगे हुए हैं. ये सिग्निफिकेंस देखो, क्वेश्चंस आ रहा है हमारे सामने. व्हाट डायरेक्शन विल वी टेक? एग्रीकल्चर में, कृषि में, विल इंडिया मूव टू कम्युनिटी लेड एग्रीकल्चर और टू कॉर्पोरेट लेड एग्रीकल्चर? This decision has to be made in this manner. This is the first time I am seeing in decades कि कृषि किसान वर्ग डायरेक्टली कॉन्फ्रंट कर रहे हैं कॉर्पोरेट पावर को. हर नारा में आ रहे हैं अंबानी, अडानी, और इंटरनेट पोस्टर्स में भी बहुत खूब पोस्टर्स आ रहा है. मेरा फेवरेट है कि एक पोस्टर है वहां, Farmers don't talk to middlemen, talk directly to Ambani. तो ये है, इंटरनेट पे पोस्टर चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग, और उसमें काफी सच भी है. There is a lot of truth because you are India today is a corporate led state. और मैं अभी पिछले 20 साल से कर रहा हूं. What we are developing in this country is a ruling alliance. एक तरफ socio-religious fundamentalists, दूसरी तरफ economic market fundamentalists. और आप देख सकते हैं कि कौन इन लोग को डिफेंड कर रहा है. वो मार्केट इकोनॉमिक फंडामेंटलिस्ट आ रहे हैं सामने डिफेंड करने के लिए, ये कानून डिफेंड करने के लिए. द मार्केट इकोनॉमिक फंडामेंटलिस्ट, जो नियो लिबरल्स कहते हैं, वो ही डिफेंड कर रहे हैं इन लोगों को. तो ये सिर्फ और सिग्निफिकेंस है इसमें. जो किसान वहां सिंगू और टिकरी में खड़े हैं, वो सिर्फ कानून की बात नहीं है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, फेडरलिज्म का बैटल आ रहा है. जिस सरकार पद पे आया, पावर में आया, स्लोगन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. अभी आप देख सकते हैं कि कितना कोऑपरेशन हो रहा है. हरियाणा का सूबेदार दिल्ली दरबार को डिफेंड कर रहा है. ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. तो ये जो चल रहा है वहां प्रोटेस्ट में, it is a defense of democracy, defense of the constitution and reclaiming the republic. This is as serious as major. और भी है, देखिए, all people are affected by the laws. मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर आप ये 3 कानून वापस हो जाएगा तो कृषि संकट हो गया. नहीं, repealing the laws is number 1. But it only takes us back to where we were earlier, which was a severe agrarian crisis. लेकिन अभी वो कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया. इस युद्ध से वो कॉन्वर्सेशन शुरू हो गया फिर, that people are looking at that larger crisis. और ये भी सिग्निफिकेंस है. देखिए, 2-3 तरीके में और सिग्निफिकेंस है बाकी देश के लिए, for other countries and for India, all the other states in India. ये लोग, मीडिया तो कुछ कहेगा नहीं, मीडिया तो कुछ इतना कॉम्प्रोमाइज है. और मैं पत्रकार हूं, हर लोग हमसे कंप्लेन करते हैं आप मीडिया वाले क्या कर रहे हैं. अरे मेरा सवाल आपको यह है कि why do you expect this media to do anything for you?
हाँ, जो दुनिया में 4th richest मैन मुकेश अंबानी, देश में नंबर 1 richest मैन मुकेश अंबानी, मीडिया में नंबर 1 बिगेस्ट ओनर ऑफ मीडिया इन इंडिया मुकेश अंबानी, और इन 3 कानूनों का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मुकेश अंबानी। और आपका मीडिया क्या करेगी? और जो मीडिया वो ओन नहीं करता है वो सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है। देखिए, कॉर्पोरेट मीडिया जो कहते हैं, और ये भी कॉर्पोरेट बैटल है। कॉर्पोरेट मीडिया जो कह जाते हैं, वो उनके लिए जर्नलिज्म इज नॉट अ कॉलिंग, इट इज नॉट लिटरेचर, इट इज नॉट हिस्ट्री, इट इज नॉट पब्लिक सर्विस। जर्नलिज्म is a source of revenue. It is a revenue stream. And in the last 20 years, हमने वही किया. We have reduced journalism to a revenue stream. जब revenue stream बन जाती है, वो revenue stream का logic और profit का logic ही हमेशा triumph हो जाते हैं इसमें. ये नहीं है कि पत्रकार लोग बहुत बढ़िया पत्रकार लोग हैं. मैं कह रहा हूं कि पिछले 20 साल में एक डिस्टिंक्शन आ गया. मीडिया अलग है, जर्नलिज्म अलग है. जर्नलिज्म जो हम चाहते हैं, जर्नलिज्म वो एक अलग है. वो पत्रकार लोग में बहुत लोग हैं जो करते हैं और कोशिश करते हैं करने को. मीडिया का मतलब इंस्टीट्यूशंस, ओनर्स, ओनरशिप, स्ट्रक्चर्स, कॉर्पोरेट्स. ज्यादा से ज्यादा पिछले 20 साल में कॉर्पोरेट ओनरशिप ऑफ मीडिया हैज कंसोलिडेटेड. 5-6 कंपनी 6 भाषाओं में 80% सर्कुलेशन कंट्रोल कर रहा है. मुकेश अंबानी जी वो 20 या 21 टीवी चैनल कंट्रोल करते हैं. तो आप क्यों अलग एक्सपेक्ट करते हैं मीडिया लीडरशिप से? ये मेरा सवाल है. और लॉज के बारे में, सो इट अफेक्ट्स एवरी सिटीजन. सेकेंड, द लॉज अफेक्ट एवरी सिटीजन in at least 2-3 ways. मीडिया में ये डिस्कशन नहीं हो रहा है कि अगर ये कानून एडवांस हो जाएगा, इट टेक्स रूट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्या होगा इस देश में? पीडीएस को क्या होगा? हाँ, वो सिर्फ पंजाब को इफेक्ट होगा क्या? आपने एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सब पास किया, वो भी 33% लोग को एक्सक्लूड करते हैं. इवन दैट फूड सिक्योरिटी एक्ट एक्सक्लूड्स 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन. लेकिन अभी जब पीडीएस ही बंद हो जाएगा, then what happens? Because your PDS will collapse with these prices. मैं वो APMC MSP के बारे में I have plenty to say on that. लेकिन एक और सवाल है आपको, अभी क्यों? Why were these laws passed at the height of the pandemic? मोदी जी का बड़ा मेजॉरिटी था, पैंडेमिक से पहले भी था, मई 2019 से था बड़ा मेजॉरिटी पार्लियामेंट में, लाया नहीं. और जब 1-1.5 साल में पैंडेमिक भी कंट्रोल पे आएगा, तब भी मोदी जी का बड़ा मेजॉरिटी होगा पार्लियामेंट में 2 साल और. पैंडेमिक के बीच में क्यों? उसको समझने के लिए आप देखिए, सिर्फ ये कृषि कानून नहीं लाया, लेबर लेजिस्लेशन भी लाया, लेबर कोड्स भी लाया. 29 लेबर कोड्स लेके 4 लॉ में कंसोलिडेट कर दिया. क्यों? हाँ, और इतनी गड़बड़ से, इतनी जबरदस्ती से लाया पार्लियामेंट में, जहां 8 संसद मेंबर्स को आपने बाहर फेंका पास करने के लिए राज्यसभा में. The answer is this, that media does not ask, why did you bring these laws now? What was the need? Calculation ये था, सरकार का हिसाब ये था. पैंडेमिक में सब लोग घर में बैठा है, डर में, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, स्ट्राइकिंग बैक पावर नहीं है. क्या करेंगे ये लोग अभी? देखिए, याद कर लीजिए, 2018 नवंबर में सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं,
22 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी से आया पार्लियामेंट के सामने 2 लाख किसान यही डिमांड्स लेके। तो अभी ये लोग सोचा कि अभी हम ये कर दें, और देखिए जितना एडिटर लोग, इंटेलेक्चुअल लोग उनको इंसाइट किया। एक एडिटर ने लिखा अभी आपका 1991 मोमेंट फिर दोबारा आ गया। प्राइम मिनिस्टर सीज दिस 1991 मोमेंट। और शेखर गुप्ता जी ने लिखा कि दिस इज योर थैचर मोमेंट। और यह भी कहा कि नेवर वेस्ट अ गुड क्राइसिस। इसका मतलब क्या है? अभी सब नागरिक पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से वो बाहर नहीं आते हैं। ये फेटल मिसकैलकुलेशन था। अभी कड़ा है वहां 2 लाख 3 लाख जन। लेकिन कैलकुलेशन लॉजिकल तो था। It was a logical calculation that people are not able to organize properly in this situation. किसान वर्ग ने उसको चैलेंज किया और वो डिस्प्रूव किया कि हमने झगड़ा करेंगे, we will not back down. But I need you to understand why it is so important the timing of the laws. It is not only the Kisan laws, labor laws, all the anti-poor laws they thought अभी करना है। देखिए आप, जैसा उनका नीति आयोग का चीफ अमिताभ कांत क्या कहा, इंडिया हैज टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। अभी पैंडेमिक में डेमोक्रेसी थोड़ा आईसीयू पे गया। अभी करवा दो, जो भी करना है अभी करवा दो। So we have to, or how does it affect other citizens? देखिए हर कानून में, in many laws, I hesitate to speak on law in the presence of Justice Lieberhard, but many laws have exclusion clauses on legal remedies. It's not only one law or this. लेकिन ये 3 कानून में जो exclusion of legal remedies हैं वो बहुत एक्सट्रीम में लिया। इसका मतलब देखिए, जो एपीएमसी बाईपास एक्ट हम कहते हैं उसको, उसमें सेक्शन 13 और 15 और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कानून पे सेक्शन 19 आप पढ़ लीजिए। Jurisdiction of the civil courts is bad. Second, how is it worded? पुराना लॉज में भी ये था, लेकिन 2-3 शब्द और ला गया उसमें। No prosecution or suit shall lie against the central government, against the state government. ना केंद्रीय सरकार, आप कोई प्रोसिक्यूशन नहीं ला सकता है, ना केंद्रीय सरकार के खिलाफ, ना राज्य सरकार के खिलाफ, ना कोई भी अफसर, no officer of the central government against no officer of the state government or any other persons who act in good faith. ये any other persons वो किस चिड़िया का नाम है? Any other persons also acting in good faith with good intention, उनके खिलाफ वो any other persons, मैं ट्रांसलेशन देता हूं, वो कॉर्पोरेशन है। और ये मॉडल बन रहा है सिर्फ किसानों कानून में नहीं, इसी क्लॉज लेके और आगे चले गया। 1956 आईपीसी का 1-2 स्पेशल सेक्शंस है, वो भी स्ट्रेंथन करके कर्नाटका एंटी काउ स्लॉटर ऑर्डिनेंस जो लाया है 1 हफ्ते पहले, उसमें ये सब है, ये सब क्लॉज हैं। और एक है वहां जो पुराना क्लॉज थोड़ा ट्विस्ट करके रखा है, दैट सिर्फ इन लोगों को इम्यूनिटी नहीं, टू एनी पर्सन दोज एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट विल बी डीम्ड एज पब्लिक सर्वेंट्स। अभी इसका मतलब है कि बजरंग दल पब्लिक सर्वेंट्स बन गए। ओके, who any other acting in good faith to be deemed as public servants,
Who are these public servants? ये बहुत सीरियस बात है, और आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ पंजाब और किसान की बात नहीं है, हर नागरिक का लीगल रेमेडी. In my layman's understanding, sir, this is dangerous and detrimental to Article 32 of the Constitution, my right to legal remedies. अभी वो कह रहा है कि those rights are the appeal, legal remedy, वो सिर्फ सब appellate level, सब appellate authority, या वो भी एक deputy collector भी हो सकते हैं. You are then making the executive, low level executive, you are converting them into judiciary. आप बताइए कितने कलेक्टर अंबानी के खिलाफ जाएंगे या अडानी के खिलाफ? प्लीज, आजकल कोर्ट्स भी नहीं कर रहे वो कलेक्टर क्या करेंगे? तो ये the thing, so you see the significance of these laws. One, they affect every citizen. हर नागरिक को affect करते हैं. Legally they are violative of the, और मेरी अंडरस्टैंडिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, देन यू हैव वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय रैमिंग थ्रू दीज लॉज. कोई भी स्टेट को नहीं कंसल्ट किया, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी को कंसल्ट नहीं किया, स्पेशल कमिटी नहीं बनाया, 8 एमपीज को आपने बाहर फेंका पास करने के लिए. If anything, these laws are unconstitutional. They are not meant to be pushed through by the center without the concurrence and assent of the states and, in fact, of Parliament itself. तो हर रोज ये डिबेट चलता है, और ये सब जब भी मैं इंटरव्यू में आता हूँ, अभी पिछले एक महीने में पता नहीं कितना टीवी पैनल इंटरव्यू कर चुका हूँ. बहुत बोरिंग लगता है मुझको, लेकिन करना ही पड़ता है. ये सब रिच फार्मर्स है सर, रिच फार्मर्स. मैंने उनसे पूछा, देखो यार, प्लीज इंट्रोड्यूस मी टू द रिच पीपल हु यू नो, who sleep in 2 डिग्री सेल्सियस मेटल ट्रॉली पे 7 महीना का बच्चे लेके. जितने रिच पीपल आप जानते हैं जो ऐसा करते हैं, आई वॉन्ट टू मीट देम. यार मेरा स्टोरी बन जाएगा उसमें. और नहाते 6 डिग्री सेल्सियस में वहां ओपन में. और लेकिन एक बात बताता हूं, देवेंद्र ने कुछ कहा आपको वो इनकम के बारे में. सरकार का, इंडियन स्टेट का लास्ट सबसे बड़ा सर्वे जो हुआ, 70th राउंड नेशनल सैंपल सर्वे 2013 का, और उसके बाद मोदी जी ने और कोई बड़ा स्टडी को रिलीज नहीं करते. डेटा क्वालिटी इज सस्पेक्ट. पंजाब का किसान जितना अमीर है, रिच, सच फैबुलसली रिच पीपल, उसको मैं आपको फिगर देता हूं. जो गवर्नमेंट सर्वे करते हैं उसमें, नेशनल सैंपल सर्वे में, उसका हाउस होल्ड इनकम देखते हैं, इंडिविजुअल का नहीं, पूरा हाउस होल्ड का इनकम. और पंजाब का फार्मर हाउस होल्ड है 5.24. सबसे बड़ा है हरियाणा 5.9 पर हाउस होल्ड. पंजाब का 5.24 नेशनल सैंपल सर्वे के प्रकार. और ये 5.24 हाउस होल्ड, उसका मंथली इनकम क्या आता है वहां? 18,059 रुपीज, 59 रुपया. 18,059 रुपीज 5.24 में डिवाइड करेगा, आपको पर कैपिटा मिलती है 3,400 रुपया आपका पर कैपिटा. क्या व्हाट वेल्थ. वहां पार्टी चल रहा है, न्यू ईयर का मसाज हो रहा है ना, उसका मालिश हो रहा है. सच रिच पीपल. 3,400 रुपीज पर कैपिटा आते हैं वहां. और ये पूरा स्टेट का एवरेज. उसके बीच में और डिफरेंसेस आएगा. कुछ लोग 18,000 से ज्यादा लेते हैं, कुछ हाउस होल्ड उससे बहुत कम भी लेते हैं. वो सब जैसा नेशनल एवरेज 6,426 है,
farm household 5 people. केरला, पंजाब और हरियाणा एक तरफ है, हायर हाउसहोल्ड इनकम, बाकी सब ओडिशा। और जैसा देवेंद्र जी ने कहा, what has worked and been with all its faults, what has worked and is good, बाकी राज्य को क्यों एक्सटेंड नहीं करते हैं? देखिए, जो ये इकोनॉमिस्ट लोग, मतलब मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट, सरकारी इंटेलेक्चुअल, उसका प्रोपेगेंडा हम थोड़ा देखते हैं ये कानून के बारे में एंड अबाउट दी एपीएमसी। अभी एपीएमसी बन गया मीडिया में एक बहुत बड़ा विलन, हमारा फिल्म में वो विलन है एपीएमसी। या कोई भी, मैंने कभी एक किसान को नहीं मिला जो ये कहता है कि एपीएमसी स्वर्ग है। I have never met a farmer who claims that the APMC is wonderful. किसान का बहुत कंप्लेंट है मंडी के बारे में, बहुत सारा कंप्लेंट है एपीएमसी के बारे में, लेकिन मैं आपको उसका सिचुएशन आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। पहली बात, एपीएमसी का मोनोपोली तोड़ना है। एपीएमसी का कोई मोनोपोली नहीं है। जब अब आज हम यहां बात कर रहे हैं, ओडिशा में, इस देश में ज्यादा से ज्यादा किसान फार्म गेट पे सेल करता है, इसलिए वो डेट में है, कर्जा में है, लोन में है। उसका कमीशन एजेंट, तमिलनाडु में तरगर कहते हैं, आप लोग अर्तिया कहते हैं, उसको ही एडवांस में भी बेच देते हैं। बार बहुत जगह में कमीशन एजेंट को एडवांस में बेच देते हैं। जब हम आज संडे जनवरी 10 को हम बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं, यहां ओडिशा में, वेस्टर्न ओडिशा में, उस वहां का किसान जो पैडी कल्टीवेट करते हैं, वो 2022 और 2023 का फसल प्लेज कर दिया कमीशन एजेंट को। 2022 और 2023 का फसल प्लेज कर दिया। वो किस एपीएमसी में जाएगा ये बताइए आप। और उसका सिचुएशन क्या है? इज इट बिकॉज ऑफ द एपीएमसी? इस देश में प्राइवेट ट्रेड का मोनोपोली है। पंजाब और हरियाणा में थोड़ा इंप्रूवमेंट स्ट्रगल्स के साथ आप लोग एक सिस्टम को थोड़ा उसका बेटर इंपैक्ट आपने करवा दिया आपके राज्य में। दैट शुड कम एल्सवेयर। ये एपीएमसी क्या चीज है? मैंने आपको बता रहा हूं, जो एपीएमसी कानून अभी लाया वो महाराष्ट्र में 215 से है। वो मॉडल महाराष्ट्र में 215 से है। वाशी नाम है जगह, मुंबई से थोड़ा दूर। वाशी एपीएमसी में 2015 से यही एपीएमसी हैज नो ज्यूरिसडिक्शन बियॉन्ड इट्स इमीडिएट यार्ड। ये सब किया है, सब कर चुका है और कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अभी भी एपीएमसी का टर्नओवर प्राइवेट सेक्टर से 8 गुना बड़ा है। वहां 5 से 8 गुना, क्रॉप के प्रकार 5 से 8 गुना बड़ा है। फार्मर्स को चॉइस देना है। अरे फार्मर चॉइस लिया यार, हमको एपीएमसी दे दो, बता रहे। किसान ने वो चॉइस किया, एपीएमसी ने चूज किया। इसलिए कि नहीं कि एपीएमसी इज अ ग्रेट प्लेस, बट एपीएमसी इज बेटर। मैं आपको, जो हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक्स, मैं आपको एक दूसरी टाइप एग्जांपल देता हूं जिससे आपको एपीएमसी का पोजीशन इंडियन सोसाइटी में, आपको आई होप यू विल शेयर माय अंडरस्टैंडिंग। देखिए, देश में सरकारी स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, सब जानते हैं, यहां जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं कि सरकारी स्कूल में बहुत सारा प्रॉब्लम है। 1-2 राज्य में बहुत अच्छी तरह फंक्शन हो जाती है, जैसा केरल में बढ़िया फंक्शन होते हैं सरकारी स्कूल। तमिलनाडु में सरकारी स्कूल्स आर वेरी गुड। मेनी ऑफ द
गवर्नमेंट स्कूल्स इन तमिलनाडु आर वेरी गुड। तो क्या हम कह सकते हैं कि अरे सिर्फ 2 राज्यों में ये चल रहा है यार, बाकी बंद करो ये सरकारी स्कूल, बच्चों को चॉइस दे दो, अंबानी स्कूल, अडानी स्कूल या जीडी बिरला स्कूल या डीपीएस मॉडर्न स्कूल, ये चॉइस है आपका। तो हम कोई nobody here will call for the shutdown of government schools। क्यों? जितने भी खराब हो, एक चांस, करोड़ों बच्चे के लिए एक चांस है एजुकेशन में, वो आएगी सरकार स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। और ये भी है करोड़ों बच्चों के लिए, इस देश में करोड़ों बच्चों के लिए हर दिन एक डिसेंट मील मिल रहा है, वो मिड डे मील है स्कूल में। देखिए थाने डिस्ट्रिक्ट है, आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है। जब मैंने एक बार गया आदिवासी स्कूल्स में, टीचर लोग सब आके मेरे पास रिक्वेस्ट किया, आप पत्रकार है, हमारा एक मांगी है, आप प्लीज उसके बारे में लिखिए। क्या मांगी था? वो बोला कि साहब जो मिड डे मील है ना, मंडे को आप डबल रेशन कर लीजिए। मुझको समझ में नहीं आया, मंडे को क्या डबल रेशन? अरे ट्यूसडे को क्यों नहीं करना है, थर्सडे क्यों? साहब आप समझ में नहीं आ रहा है। मंडे को इसलिए डबल रेशन करना है कि जब तक मील नहीं होगा मंडे पे, नो टीचर कैन टीच द स्टूडेंट बिकॉज द स्टूडेंट हैज स्टार्व्ड फॉर 2 days एट होम। 2 दिन कुछ खाया नहीं वो बच्चे। मंडे 12 बजे के पहले आप क्लास नहीं ले सकते। यू कैनॉट होल्ड अ क्लास बिफोर 12 because the children they're sitting there with their stomachs on fire। तो इसलिए उसी साल I found out फिनलैंड, स्कैंडिनेविया में रिमोट रूरल एरियाज में अभी भी मंडे मिड डे मील डबल रेशन है। सिर्फ यहां नहीं वो डिमांड, वहां तो 1950 से कर रहा है। रूरल रिमोट एरियाज में मंडेज को डबल रेशन देते हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट स्कूल में करोड़ों बच्चों के लिए एक अच्छा मील मिलते हैं नहीं। दूसरा, गवर्नमेंट स्कूल में एक चांस मिलती है एजुकेशन को करोड़ों बच्चों के लिए। तो इसलिए हम नो सिटीजन, बहुत लोग हैं जो फार्म लॉस को फेवर करते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल को बंद करने को डिमांड नहीं करते। मैंने आपको ये अपील कर रहा हूं, अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट स्कूल इज द एपीएमसी ऑफ द एजुकेशन सेक्टर। जो पीएचसी कहते हैं हेल्थ सेक्टर में, पब्लिक हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हम सब सफर किया है क्या क्या चलता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि उसको बंद करो और उसका और कम करो। पीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल is the APMC of the health sector. They are the Monday and the APMC of the health sector. Seriously flawed, but essential to our survival. Essential to the survival of poor people. This is the APMC and Mandi are the Sarkari school and the government hospital of the agrarian sector. This is, I think, the way we need to understand the APMC. APMC में रिफॉर्म लाना चाहिए, लेकिन सवाल ये है, should they be pro farmer reforms or pro corporate reforms? अगर सवाल ये है, then it is linked to the bigger question of do we want community led agriculture or do we want corporate led agriculture? मैंने आपको पंजाब किसान का इनकम फिगर दिया मैंने आपको। दूसरा फिगर देता हूं आपको मुकेश अंबानी जी का, उनका इनकम देख लीजिए। उनको कोई रिच फार्मर नहीं बुलाते हैं जो एग्रीकल्चर को टेक ओवर करना चाहते हैं। मुकेश अंबानी जी इज द 4th richest मैन इन द वर्ल्ड। और 2017 में वो
फोर्ब्स बिलियनर्स रैंक्स में एक 10-15 रैंक आगे निकल गए, इसलिए कि एक साल में 12 महीने में उसने कमाया एडिशनल वेल्थ 12 महीने में $16.9 अरब। 12 महीने में आप कैलकुलेट करो, हिसाब ले लो हर दिन में कितना मिल रहा है। $16.9 बिलियन एडिशनल टू हिज वेल्थ इन, जो उसका वेल्थ था, दौलत था, $23 बिलियन, $42 बिलियन तुम चले गए। तो मैंने एक हिसाब किया, अरे यार कैपिटलिज्म का प्रॉमिस क्या है? आप भी अच्छी तरह काम करो, मेहनत करो, आप भी मुकेश अंबानी बन जा सकते हैं ना। तो मैंने ऐसे लेट मी टेक दिस सीरियसली, हिसाब लेता हूं, मैं भी बन सकता हूं क्या। लेकिन एवरेज इंडियन कौन है? तो मैं कहता हूं कि एवरेज इंडियन कॉमन डिनोमिनेटर जो नरेगा पे काम करते हैं, हम मान सकते हैं कि वो कॉमन इंडियन है ना। जो लेबरर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पे काम करते हैं, वो हम सब एग्री कर सकते हैं कि वो कॉमन इंडियन है। अगर नरेगा पे जो लेबरर है उसको $16.9 बिलियन कमाना है, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है उसमें। 1,27,000 साल लगेगा एनआरजीएस के रेट पे, नेशनल एवरेज पे 1,87,000 साल लगेगा उसको बनने के लिए, या 1,87 जन नरेगा पे एक साल पे कर सकते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि इस देश जो आपका कृषि संकट जो कहते हैं, दूसरा संकट जो कहते हैं, ये सब संकट जुड़े हुए हैं इंडिया सेंट्रल स्ट्रक्चरल क्राइसिस ऑफ इनइक्वालिटी। और I also, again with trepidation in the presence of Justice Lieberhans, I say we have been, ever since we embarked, जो हम कहते हैं नया आर्थिक नीति, ever since we embarked on the new economic reforms, we have every day been in violation of the spirit of the Constitution, directive principles of state policy, which begin by saying that the state should work towards mitigation and removal of inequalities. Our preamble says justice, social, economic, political, and it starts with social. Interestingly to me, very interesting. It is not an accident. लेकिन यह है, that kind of inequality, that huge, incredible inequality, is what has devastated farming sector. वैसे भी एक weak sector है, मतलब farmer weak है, सेक्टर में बहुत पैसा है, जैसा देवेंद्र जी ने कहा, बहुत पैसा है। जितना पैसा है मैं बताता हूं आपको। 2008 में वॉल स्ट्रीट कोलैप्स हुआ, सैकड़ों बड़ा कॉर्पोरेशन कोलैप्स हो गया, लेकिन 8-10 कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, वो सब एग्री बिजनेस कंपनी से। अब देखिए, फॉर्च्यून 100 लिस्ट ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज by revenue and rate of profit, 10 में टॉप 10 में 4 था एग्री बिजनेस कंपनीज, एग्री बिजनेस कॉर्पोरेशन। तो पैसा है वहां, किसान के हाथ में नहीं है। तो और जितना डिटेरियोरेट हुआ पिछले 20-30-40 साल में। आप देखिए 1973 में, मैं बहुत काम किया हूं विदर्भा में कपास के बारे में। 1973 में आप सब इनकम टैक्स रेडी रेकनर आप खरीद लो, पीछे देते हैं इनकम टैक्स रेडी रेकनर में एक लिस्ट देते हैं, गोल्ड प्राइसेस फ्रॉम 1950 टू 2020, गोल्ड का प्राइस। 1973 में कपास वाला किसान, कॉटन फार्मर, 1 क्विंटल बेच के
15 ग्राम सोना खरीदा, 1 क्विंटल बेच के 15 ग्राम सोना खरीदा। आज समझो कितना क्विंटल बेचना है 10 ग्राम खरीदने के लिए। It is not just farmer, but it is not only farmers' income that has collapsed. किसान का यूनिवर्स कोलैप्स हो गया, उसका स्टेटस गया। It has been an all-round collapse for the kisan and for the farm laborer. There is a huge problem. Coming back to the laws, अभी जो युद्ध चल रहा है, अभी जो संघर्ष चल रहा है, इसमें सरकार का स्ट्रेटेजी क्या है? Please understand this, because towards the end I'm going to tell you what I think every one of us should be doing concretely in the next 15 days. तो ये 5 स्ट्रेटेजीज क्या है? नंबर 1 और नंबर 2 वो पुराना भाजपा का स्ट्रेटेजी है। जैसा एक जमाने में वाजपेयी बहुत मीठी मीठी बात कहते हैं और अडवाणी हार्ड लाइन लेते हैं, अंग्रेजी में उसको कहता है कि गुड कॉप बैड कॉप। जो टेलीविजन सीरियल में ना, एक पुलिस वाला बहुत बुरी तरह डांटते हैं एक्यूज को और दूसरा बहुत मीठी बात करते हैं। तो नंबर 1 अभी प्राइम मिनिस्टर का स्ट्रेटेजी ओपन, एक्सप्लिसिट, अग्रेसिव। कुछ मैंने इतना किया इन किसान लोग को, ये सब कांग्रेस की प्लॉट है। अरे कांग्रेस वाला वुड बी डेस्परेट टू बी लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट। तो ये सब कांग्रेस प्लॉट है, देखो मैंने ये दिया, मैंने ये किया, नो बजिंग, कुछ नहीं होगा, वो उसको ये कहना है। नंबर 2 गुड कॉप, वो उसका छोटी मोटी कैबिनेट मेंबर्स। अरे ये किसान संघर्ष का एक बड़ा अचीवमेंट, सबसे बड़ा अचीवमेंट के है ये है कि उनकी वजह, बिकॉज ऑफ देम, उनकी संघर्ष के कारण इस देश जानते हैं कि हम, अरे एक कृषि मंत्री भी है और उसमें आधा लोग अभी उसका नाम भी जानते हैं, नरेंद्र तोमर। पिछले जो था उसका नाम कोई याद नहीं करता है, राधा मोहन सिंह, छोड़ो, 5 साल में कोई उसका नाम नहीं लिया। लेकिन राधा मोहन सिंह, राजनाथ सिंह, ये वाजपेयी का रोल कर रहा है, अभी बात कर रहा है कि देखो हम इतना पब्लिक रिलेशंस के लिए, मीडिया के लिए, मिडिल क्लासेस के लिए, मध्यम वर्ग के लिए ये कह रहा है कि देखो हम इतना रीजनेबल है, हम इन लोग को कंसल्टेशन हर रोज कर रहा है, हम जा रहे हैं उनके पास। ये पंजाबी लोग बहुत स्टबर्न है, सुनता नहीं, हम क्या करें, हम कंसल्ट कर रहे हैं। क्या कंसल्टेशन? मैंने कानून पास कर दिया, आपको मौत की सजा दे दिया, अभी मैं कंसल्ट करता हूं आपको, देखो यार आपका चॉइस है, फांसी दूं या गोली से मारूं। ये कंसल्टेशन। दूसरा, पब्लिक में ये कह रहा है कि देखो हमने किसान आंदोलन ने 15 क्रिटिसिज्म किया इस कानून के खिलाफ, हमने 13 अमेंडमेंट लाएंगे इसको सही करने के लिए। If you are admitting that 90% of the law needs to be changed, it is a worthless law. 90% you are willing to amend, then it is a worthless law. In any case, it is unconstitutional in my opinion. The center had no business to ram those through without consultation of the states and through proper parliamentary procedures. तीसरा स्ट्रैटेजी ये है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी उनका, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा कैनल को ओपन कर दिया और उसका ऑल दैट हाउंड्स आर आउट अनलिस्टेड कर दिया। कॉर्पोरेट मीडिया, कॉर्पोरेट इंटेलेक्चुअल्स, एस्टैब्लिशमेंट इंटेलेक्चुअल्स, उनका कैप्टिव इंटेलेक्चुअल्स, उनका इंटेलिजेंसिया हर दिन किसान वर्ग और एपीएमसी और एग्रीकल्चर कोर्ट
डिमोनाइज कर रहा है, जैसा जैसा मैंने एपीएमसी के बारे में बताया, हाउ मच इट इज बेस्ड ऑन लाइस द अटैक, किसान वर्ग को पूरा डिमोनाइज कर रहा है। आप देखिए हर दिन, किसी भी दिन आप अखबार का न्यूज़पेपर खोलो, एडिटोरियल आप ऑपेड पेजेस पे देखिए, कितना फेमस इंटेलेक्चुअल्स आ रहा है। न्यूज़पेपर थोड़ा टीवी से थोड़ा ज्यादा 20% सोफिस्टिकेटेड है, उसका टैक्टिक अलग है। ये एक्सप्रेस, टाइम्स लीड एडिटोरियल में लिखते हैं हर 4-5 दिन, ये सरकार का फॉल्ट है। सरकार का फॉल्ट ये है कि इन लोग से मीठी तरह से बात नहीं किया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया, समझाया नहीं। ये सब देहात का बेवकूफ है ना, वही है। तो उसको क्या समझते हैं वो नहीं कहते हैं, लेकिन इस तरफ कहते हैं कि यू डिड नॉट एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, यू डिड नॉट एक्ट, और उसके बाद वो कह के however the laws are fundamentally sound and should not be withdrawn, वो सेकंड पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ में आती है। ये है उनका हिपोक्रेसी, ये है हिपोक्रेसी उनका। और फिर खालिस्तान, ये सब वो भी प्रोपेगेंडा है। तो तीसरा स्ट्रैटेजी, all out ideological offensive against the agitation and against community led agriculture. You are saying better Ambani takes it over, lots of things will be much better now. चौथा strategy, divide on the basis of, इनको डिवाइड करना है किस बेसिस पे? रीजन, रिलीजन, कास्ट। और देखो तो आती है हरियाणवी वर्सेस पंजाबी, मारजा वर्सेस मालवा, और ये जो पैनल बनाते हैं, एक बीकेयू फैक्शन को बुलाते हैं, दूसरे को नहीं बुलाते, ये सब आने वाला है, शुरू हो गया। तीसरा, जाट वर्सेस नॉन जाट फार्मर एंड पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स। इसलिए कि बहुत सारा वो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी लिखा है, देखो हाँ इस मूवमेंट अरतिया लोग कंट्रोल कर रहा है इसको। अरे अरतिया लोग वहां आए हैं बिकॉज उनका सर्वाइवल के लिए वहां आया है। जैसा दिल्ली में बहुत सारा बनिया शॉपकीपर जो आरएसएस का बेस है, जो इनका जो बीजेपी का, भाजपा का बेस है, वो हर लेफ्ट रैली में आ रहा है। जब वो रैली वॉलमार्ट के खिलाफ है, रिलायंस रिटेल के खिलाफ है और अमेजॉन के खिलाफ है, तो वो भी आ रहा है, इसलिए कि उनका जीवित भी, उनका लाइवलीहुड भी जाने वाला है उसमें। तो मेरा ये कहना है कि मोदी और शाह जी का सबसे बड़ा अचीवमेंट आप सब लोग को यूनाइट कर दिया, अरतिया, किसान, सबको यूनाइट कर दिया। दैट इज नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट। तो ये अभी देखिए, मैं कह रहा हूं कि आपको ये एमएसपी क्रेडिट और उसका एक हिस्ट्री है, और सिर्फ मोदी जी का नहीं है, दैट इज नॉट करेक्ट। इट इज गोज बैक बिफोर मोदी जी। जो कांग्रेस सरकार ने किया, धीरे धीरे ये मोदी जी का स्टाइल में 100% एक साथ एक समय करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं जहां इकोनॉमिक्स के मैटर होगी, जहां इकोनॉमिक्स और कृषि की बात होगी, बीजेपी इज कांग्रेस ऑन स्टेरॉइड्स। तो वही है उसका, इट इज द कांग्रेस, एनडीए इज बीजेपी ऑन, इज यूपीए ऑन स्टेरॉइड्स। अरुण शौरी जी ने ये कहा एक बार भाजपा के बारे में, वो भाजपा का मंत्री रहा, बीजेपी इज कांग्रेस प्लस काउ। तो इकोनॉमिक्स पे ये बिल्कुल सही है। इट इज
they are accelerating what was started earlier. तो मोदी जी का हिस्ट्री देखिए, इसमें अभी बोल रहा है सब जगह हमने ही लागू किया स्वामीनाथन रिपोर्ट पे. I had lots to do with स्वामीनाथन रिपोर्ट. I was one of those consulted by it frequently. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 2014 में मोदी जी ने ये कहा, अगर हमको वोट देंगे, हम पावर पे आके 12 महीने के अंदर स्वामीनाथन जी का मेन रिकमेंडेशन MSP इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%, 12 महीने के अंदर हम इंप्लीमेंट करेंगे. 12 महीने, और करोड़ों किसान इन लोग को वोट दिया. हाँ, वो सच सोच के, ट्रस्ट करके, सच सोच के वोट दिया आपको, आ गया पद पे. 12 महीने के अंदर क्या किया, कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, हम यही नहीं कर सकते हैं, लागू नहीं कर सकते हैं. इसलिए शब्द सुनो क्या लिखा, इट वुड डिस्टॉर्ट मार्केट, इट वुड डिस्टॉर्ट मार्केट प्राइसिंग. अरे किसान का जीवन पूरा डिस्टॉर्ट खराब हो गया, मार्केट को थोड़ा डिस्टॉर्शन आने दो. लेकिन जो कहा 12 महीने के अंदर मैं करता हूं, 2015 तक वो ओके, 2014 2015 ऐसा गया. 2016 में MSP के बारे में ये राधा मोहन सिंह जी, उसने कहा, हमने वो भी कृषि मंत्री था, बहुत लोग नहीं जानते, वो कहा हमने कभी ऐसा एक वादा किया नहीं, वी नेवर मेड सच. 2017 में भाजपा ने कहा ये स्वामीनाथन सब भूल जाइए, आप मध्य प्रदेश मॉडल देखिए जो शिवराज सिंह चौहान जी, और इसके ऊपर एक दो बड़ा इंटेलेक्चुअल इकोनॉमिस्ट उनका मॉडल प्रेस करके एक किताब भी रिलीज किया, और उनका देयर ओन मॉडल्स. और उसी समय करीब उसके बाद थोड़ी देर में मानसौर में उनका मॉडल देख लिया, 5 किसान को मारा दिया फायरिंग में. 2018 में बजट स्पीच मैंने आपको दे रहा हूं, पैराग्राफ 13, 13 और 14, 2018 बजट स्पीच, अरुण जेटली साहब कहा, पैराग्राफ 13 and 14, we have already implemented the Swaminathan Commission in the Kharif crop and we will now get ready to do it in the Rabi as well. Oh, sorry, we have already implemented it in the Rabi crop and we will do it in the Kharif as well. इसमें केल क्या है? केल यह है कि वो शब्द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका मतलब क्या है? 3 टाइप का 15 टाइप हिसाब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज है, लेकिन 3 मेन है. एक तो A2 पहला, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सिर्फ आती है उत्पादन लागत, और आपका इनपुट कॉस्ट कितना हुआ, बीज के कितना हुआ, फर्टिलाइजर को कितना हुआ, ये सब इनपुट, डायरेक्ट इन पेड आउट इनपुट कॉस्ट, वो A2 कह जाती है. दूसरा कैटेगरी है A2 प्लस FL का मतलब फैमिली लेबर, ये उत्पादन लागत प्लस इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर, ये दूसरा मेथड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का. और तीसरा है जो स्वामीनाथन जी ने रेकमेंड किया, जो स्वामीनाथन कमीशन कहते हैं, उसका नाम है राष्ट्रीय किसान आयोग, और वो चेयरमैन था. What that commission unanimously recommended, cost of production is comprehensive cost of production, including rental value of land, loan by interest, ये सब आती. आप दुनिया में आप एक इंडस्ट्री या बिजनेस जाते हैं जो वो फैक्टर नहीं लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में. किसान को क्यों अलग होना चाहिए? ये मोदी जी ने क्या किया, कुछ क्रॉप्स को A2 प्लस FL पे लाया और बोल रहा है कि मैंने स्वामीनाथन को इंप्लीमेंट कर.
स्वामीनाथन ने कभी कभी नहीं A2+FL रिकमेंड किया, नहीं किया, वो नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और A2+FL और स्वामीनाथन जी का C2, क्या फर्क पड़ता है? 1 क्विंटल व्हीट पे 1 क्विंटल 400-500 रुपया के बीच में फर्क पड़ती है। अगर आप 20 क्विंटल लेते हैं मंडी पे, देखो 10,000 रुपया गया सीधा आपका, है? तो दिस इज द गेम दैट दे आर प्लेइंग विद द वर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये है उनका। फिर 2018 अगस्त में सबसे ऑनेस्ट एडमिशन आया नितिन गडकरी साहब से। वो टेलीविजन पे बोल दिया, आपने चुनाव के पहले ये प्रॉमिस किया। नितिन गडकरी साहब ने पत्रकार को बोला, अरे भाई चुनाव के पहले हर आदमी वादा करते हैं तो ये क्या नया चीज है? तो ये छोड़ो ये सब। और अभी मोदी जी कहता है हम वी वर द फर्स्ट जो स्वामीनाथन कमीशन को लागू किया। ये है सच उसके पीछे। दिस इज द ट्रूथ बिहाइंड देयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस। सो यू डू नॉट नाउ इन द लास्ट, ये एग्रेरियन क्राइसिस क्या चीज है? ये भी मैं कह रहा हूं कि देखो लॉज कानून रिपील करोगे भी थी, इवन इफ यू डू दैट एग्रेरियन क्राइसिस तो होगा। तो मैंने बहुत सिंपल 5 शब्द में मैं आपको एग्रेरियन क्राइसिस को मेरा डेफिनेशन देता हूं। और मैं आज का डेफिनेशन नहीं है, 20 साल से चिल्ला रहा हूं। अभी थैंक्स टू द फार्मर्स एट सिंगू पीपल आर लिसनिंग टू मी। ये भी मेरा ग्रेटिट्यूड है दैट फाइन माय व्हाट इज दिस पहले एग्रेरियन क्राइसिस सिर्फ एग्रीकल्चर का नहीं है, जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं allied occupations, all those जो जुलाहा है, जो दर्जी है, जो उन सब का ऑक्यूपेशंस एग्रीकल्चर कृषि पे डिपेंडेंट है। जब फार्मर बैंकरप्ट होगा तो जुलाहा को सुइसाइड कमिट करते हैं, इसलिए कि ही स्टार्व्स। कारपेंटर, मिस्त्री, मैंने बहुत सारा केसेस ऐसा डॉक्यूमेंट किया आंध्र प्रदेश में, विदर्भा में और बहुत जगह कर्नाटका में। सो दैट larger crisis was called the agrarian crisis, not just of farmer. और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, what is the agrarian crisis in 5 words? Corporate hijack of Indian agriculture. That is what I was warning for 20 years. Corporate hijack of Indian agriculture. जब कॉर्पोरेट जगत देश की खेती बाड़ी ने हाईजैक करते हैं, वो आपका एग्रेरियन क्राइसिस। जब किसान के हाथ से जाते हैं खेती बाड़ी कॉर्पोरेट के हाथ में। तीसरी बार मैंने आपको वही सवाल पूछ रहा हूं, डू यू वांट कम्युनिटी लेड एग्रीकल्चर और डू यू वांट कॉर्पोरेट लेड एग्रीकल्चर? नाउ अगर ये है डेफिनेशन कॉर्पोरेट हाईजैक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, उसका प्रोसेस कैसा अचीव करते हैं? 5 शब्द, प्रीडेटरी कमर्शियलाइजेशन ऑफ कंट्रीसाइड। उसका नाम है राइट विंग इकोनॉमिस्ट में मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। जैसा बीज का प्राइस 10 साल में 700% तक बढ़ गई कहीं किसी चीज में। विदर्भ कपास में एक एकड़, हमारा विदर्भा में बहुत सारा अनइरिगेटेड फार्मर है जिसके पास सिंचाई नहीं है, सिंचाई पानी नहीं है। अनइरिगेटेड एक एकड़ कपास 2003 में 4,000 रुपया, 2,500 रुपया से 4,000 रुपया एक एकड़ कपास कल्टीवेट करने के लिए। और इरिगेटेड वाले 12,000 रुपया, जिसके पास सिंचाई का पानी था, और उसका अलग आउटपुट भी बहुत फर्क आती है उसमें। लेकिन 2013 में फिर हिसाब लिया हमने, अनइरिगेटेड वाला का 15,000 से 18,000 तक, और इरिगेटेड वाला का 45,000 से ज्यादा। अभी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
इनपुट कॉस्ट, सॉरी, इनपुट कॉस्ट जब 5 गुना बढ़ गया, अरे किसान का इनकम 2 गुना बढ़ाने में क्या बात है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा. His cost has gone up 5 times. What will you do by? और ये भी नहीं, कभी भी ये सरकार आपको ये नहीं कहा जब किसान का इनकम 2 गुना बढ़ेंगे हम, ये नहीं कहा कि रियल इनकम या नॉमिनल इनकम. अगर नॉमिनल इनकम है तो हर नागरिक को डबल होगा 5 साल में. रियल इनकम वो कभी क्लैरिफाई नहीं किया. और देखिए, ये एमएसपी का खेल भी मैंने कुछ कहना चाहता हूं. मैं कह रहा हूं कि अगर आप हायर एमएसपी पास करेंगे कानून, वो मेरे लिए वो विक्ट्री नहीं है और वो मीनिंगलेस है. जब तक एमएसपी का गारंटी मीनिंगलेस है, जब तक खरीद का गारंटी नहीं है, जब तक प्रोक्योरमेंट का गारंटी नहीं है, एमएसपी का गारंटी में कुछ मतलब नहीं है. मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, बहुत सारे राज्य में हर साल जब आत्महत्या बढ़ जाती है, बड़ा एमएसपी डिक्लेयर कर जाते हैं. मैं भी कर सकता हूं, हाँ, 10,000 क्विंटल, जो भी चीज हो. लेकिन उसके बाद मैं क्या करता हूं, प्रोक्योरमेंट का समय आते आते अगर 300 प्रोक्योरमेंट सेंटर चाहिए, मैं 140-150 बनाता हूं. अगर दिसंबर 1 तारीख को खुलना है, मैं दिसंबर 20 तारीख को खुलता हूं. वो किसान के ऊपर तनाव बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाती है. प्राइवेट ट्रेड में आप सेल करो. मैं प्रोक्योरमेंट सेंटर कम खोलता हूं, लेट खोलता हूं और जल्दी बंद करता हूं 10-15 दिन पहले. तो सीजन का जो लेट अराइवल्स आते हैं मंडी पे, वो भी प्राइवेट ट्रेड पे जाती है. विलासराव देशमुख जी ने कितने साल किया, मैं कह नहीं सकता हाउ ऑफन दिस हैपेंड इन महाराष्ट्र. तो अगर वो आ रहा है तो यू नीड दैट. और वो हर स्कीम, फ्लैगशिप स्कीम किसान के लिए, मैंने ये कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आज टाइम नहीं है, मैं आपको प्रेजेंटेशन नहीं देता हूं, लेकिन ये बात है. ट्रिब्यून का एडिटर बैठा है, ट्रिब्यून ने पब्लिश किया, पहला 24 महीने में 18 कॉर्पोरेट 15,795 करोड़ प्रॉफिट बनाए और 80% क्लेम्स रिजेक्ट हो गया. नाउ इफ कंपनीज मेड 15,795 crore profit, that means they made a profit of 21 crore for every day. And the whole system of that insurance thing is a fraud. It is called, जब प्रीमियम लेते हैं आपसे, वो इंडिविजुअल प्रीमियम है. जब कॉम्पनसेशन देते हैं, ग्रुप एरिया इंश्योरेंस, अगर 100 किसान है तो एक मंडल हो या एक ब्लॉक हो, एक पंचायत हो, वो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है. प्रीमियम इंडिविजुअली आप पे करते हैं, कॉम्पनसेशन मुआवजा मिलते हैं ग्रुप की तरह, और प्रोपोर्शनेट टू साइज ऑफ लैंड ओनरशिप. जो बड़ा आदमी है, जो सिंचाई का पानी है, विदाउट लूजिंग 1 क्विंटल, he can get more than 50% in the group of the compensation. ये है, sure. ये सब स्कीम्स ऐसा ही है. हर स्कीम कॉर्पोरेट की तरफ ले रही है आपको. और उसका फर्स्ट स्टेट, देश में पहला राज्य जो रिक्वेस्ट किया सेंटर को, हमने इस स्कीम को मत फंसाना, वो स्टेट का नाम था गुजरात. जून 19 तक वो चिट्ठी लिख लिया कि वी वुड लाइक टू हैव आवर ओन स्कीम. तो हर स्कीम, द एंटायर थिंग इज अबाउट कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. आप इस पर्सपेक्टिव से देख लीजिए. द एंटायर थिंग इज अबाउट कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. So what can we do? What should we be doing? What are the possible
अच्छा ये भी है, किसान लोग ने देखो बैंक्स की हालत देखो, रीपेमेंट नहीं करता है पैसा। मैं कल रात भी लेटेस्ट फिगर्स लिया देवीदास दी तुलजापुर से, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आप उनका वेबसाइट देखिए, बैंक यूनियंस AIBEA और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन भी, वो सब डिफॉल्टर्स का नाम दिया। अरे आप पहला लाख डिफॉल्टर में आपको एक किसान का नाम नहीं मिलेगा। The 70% NPA, non performing asset, 70%, 15% आउटस्टैंडिंग्स है, वो पूरा किसान वर्ग का 10 करोड़ जन से ज्यादा, और 70% से ज्यादा कॉर्पोरेट से। और बोलता है जब कॉर्पोरेट की इंटरेस्ट आती है उस समय पैसा आ जाती है, जब MSP की बात आते हैं उस समय पैसा कहां से लेंगे? पैसा तो बहुत मुश्किल है ना। आपने विजय माल्या को 9,000 करोड़ दे दीजिए, दिया आपने, वो बैठा है लंदन में। नीरव मोदी कहाँ बैठा है मुझको मालूम नहीं। एक और ललित मोदी भी, उनके खिलाफ भी क्लेम्स है। बहुत सारा मोदी है इसमें। और एंटीगुआ में एक आदमी और बैठा है। तो द लूट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, आपको किसान लोग को यह भी समझना चाहिए, द लूट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक्स is an assault on the farmer. Yeah. The privatization of the banks, public sector banks, is an assault on the farmer. Even now the banks, अभी भी बैंक लूट हो रहा है, और कौन लूट कर रहा है? किसान नहीं। और किसान का रीपेमेंट डेट प्रॉब्लम क्यों आया, यह भी मैंने आपको बताना चाहता हूं। पहला 10 साल इस नया आर्थिक नीति में जितना किसान हाउस होल्ड कर्जा में डूबे हुए हैं वो डबल हो गया, वो 2 गुना बढ़ गया। इनकम नहीं, क्यों बढ़ गया? जो एग्रीकल्चर क्रेडिट हम कहते हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट के पास नहीं जा रहा है, वो एग्री बिजनेस के हाथ में जा रहा है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल महाराष्ट्र से देता हूं। मैं मुंबई में रहने वाला हूं। हर साल नाबार्ड, आप सब नाबार्ड जाते हैं ना, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये सब वगैरह वगैरह। नाबार्ड का एक पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान आता है जिसमें फ्लो ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिटरमिन हो जाती है। 2017 से नाबार्ड का फ्लो ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट महाराष्ट्र में 53% जारी है, महाराष्ट्र में, मुंबई शहर। अरे मुंबई में छोटा किसान कहां है? मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट फार्मर नहीं है, मुंबई और फार्मर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। आप लोन का प्रोफाइल देख लीजिए, आरबीआई का फिगर्स देखिए। जो छोटा लोन्स है 2 लाख से नीचे, वो कोलैप्स हो गया। और कौन सा लोन बढ़ गया? 10 और 25 करोड़ के बीच में बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया। इसका मतलब है वो कितना किसान आप जानते हैं जिनको 25 करोड़ लोन मिलता है? मैं 2 जानता हूं, एक का नाम है मुकेश, दूसरा अनिल। तो और एक बाबा भी आ गया महाराष्ट्र, यूपी और महाराष्ट्र में। लेकिन इसका मतलब है कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट फ्लो एग्रीकल्चर के हाथ से लेके अपने एग्री बिजनेस। मुंबई में किसान नहीं है लेकिन कृषि बिजनेस बहुत है, कृषि व्यापार बहुत है, सबका हेडक्वार्टर्स वहां है। We have been shouting this for years now. People are, I hope, listening. The loot of the Indian farmer has taken place. और जब आप लोग को लोन नहीं मिलते हैं, आप कहां से लेते हैं? साहूकार से लेते हैं या बैंक से नॉन एग्रीकल्चरल लोन, नॉन एग्रीकल्चरल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं।
how many loans have also been, crop loans have been converted into long term loans also. That has also happened. तो ये LT लोन, वो LT हो गया. So with all these, what should we be doing? What should be our fight? 2018 में मैंने आपको ये भी कहना चाहता हूँ लास्ट में, ये प्लीज डोंट थिंक इट इज ओनली दैट यू आर अलोन. जो संघर्ष चल रहा है, इट इज द मोस्ट यूनिक दैट आई हैव सीन, बट इट इज वन इन अ सीरीज ऑफ स्ट्रगल्स दैट हैज बीन कमिंग अप फ्रॉम 2018. 2018 में 40,000 आदिवासी किसान जिनके पास जूता भी नहीं है 182 किलोमीटर पैदल पे आया 40 डिग्री सेल्सियस में नासिक टू मुंबई, जिसमें 4-5 पहाड़ भी है बीच में, वो क्रॉस करके आया मुंबई में. और पहली बार मैंने देखा, 36 साल में मुंबई में पहली बार देखा, मध्यम वर्ग का लोग सामने आए उनको सपोर्ट करने के लिए. टीचर्स आ गया उस दिन वकील लोग बहुत आ गया, और नौजवान वकील, जब मैंने खड़ा था वहां रैली में, नौजवान वकील, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और जो इंटर्नशिप कर रहा है लॉयर्स के साथ, वो आके कहा सर आप कुछ भी ग्राउंड्स दे दो, हम PIL फाइल कर देंगे आज शाम तक ये सरकार के खिलाफ. उस दिन मैंने देखा स्टूडेंट्स आके, नवंबर में भी ये हुआ, जब डॉक्टर लोग जे हॉस्पिटल में टीवी पे ये देखा कि ये जूते के बिना आ रहा है, उसका पैर से their feet were bleeding. 12-15 डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के आजाद मैदान में पहुंच गया. नवंबर जो रैली हुआ दिल्ली में, 100 से ऊपर डॉक्टर आया, 80 आया और 40 आया ऑल इंडिया मेडिकल स्कूल से, साइंसेस स्कूल से. तो उस दिन मैंने मार्च में देख रहा था, यहां लॉयर्स फॉर फार्मर्स, वहां डॉक्टर फॉर फार्मर्स, वहां टीचर्स फॉर फार्मर्स, बैंक एम्प्लॉइज ने पूरा तैयार किया लंच उनके लिए, बैंकर्स फॉर फार्मर्स, यूनियंस फॉर फार्मर्स. उस दिन हमने सोचा, मेरा मित्र और मैं, यार यहां खड़ा है एक नेशन फॉर फार्मर्स. और ये संगठन नहीं है, एक फोरम है. जब किसान लोग एक्टिव हो जाएंगे, हम भी एक्टिव हो जाएंगे. हम नॉन फार्मर्स हैं, लेकिन अभी एक स्टेप आगे चल रहे हैं. फार्मर्स, नॉन फार्मर्स, एवरीबडी. मेरा कॉल ये है कि हर जिला में, हर ब्लॉक में, पंजाब में आप हर गांव में भी कर सकते हैं, लेकिन हर जगह एक कमेटी फॉर्म करो. जो भी आ सकते हैं, अगर 5 प्रिंसिपल वो एक्सेप्ट करेंगे. ये कमेटी का नाम है सेव फार्मर सेव नेशन, मतलब किसान बचाओ देश बचाओ नारा है उसका, और कमेटी का नाम भी है. बहुत फॉर्म हो गया, महाराष्ट्र में 5-10 आ गया अभी. इनका प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल, ये 3 कानून वापस लो, ये पहला. सेकेंड, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट वी शुड वर्क टुवर्ड्स, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट. हमारा स्ट्रगल डेमोक्रेटिक है, पीसफुल है. यू आर डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द फार्मर्स एट दिल्लीज गेट्स आर आस्किंग फॉर देयर डेमोक्रेटिक राइट्स. They are doing all of this. They are fighting to defend our constitution, our fundamental rights. हमने स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट मांग रहा है कि टू टोटली डिस्कस, एक 10 दिन का नहीं, पूरा सेशन, टू हैव डिस्कस कृषि संकट और उसके जुड़े हुए मुद्दे, एग्रीकल्चरल क्रेडिट, डेट, महिला किसान का अधिकारी, दलित किसान का, लैंडलेस लेबर का, सब वहां आप कर लीजिए. आप कह रहे हैं कि पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया पैनल फॉर्म करो. सरकार ने कुछ, सुप्रीम कोर्ट जो कहा उसने, इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज दैट. पर मैं कह रहा हूं कि पैनल फॉर्म हुआ, रिपोर्ट दिया, उसका नाम है स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट.
15 साल पढ़ा है पार्लियामेंट में, उससे बढ़िया रिपोर्ट मैं दे सकता हूं, आप दे सकते हैं? नहीं। हैव अ पैनल टू डिस्कस स्पेशल सेशन वेयर यू डिस्कस दैट स्वामीनाथन रिपोर्ट। मैंने कल कह रहा था कि इस देश में इतना भाषा है, इतने किसान है, लेकिन इस देश में हर किसान अगर 2 शब्द अंग्रेजी जानते हैं, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट जानते हैं। और उस पे इंटरेस्ट, दे ट्रस्ट इट, दे वांट इट, इसलिए कि वो पैनल, वो कमीशन बहुत वाइड कंसल्टेशन किया, बहुत इट कंसल्टेड नॉट जस्ट विद एक्सपर्ट्स और विद राइट विंग थिंक टैंक्स, सब किसान यूनियन के साथ, किसान लीडर के साथ, आम किसान के साथ बहुत सारा वाइड कंसल्टेशन हुआ। वो भी लाना, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तीसरा प्रिंसिपल इसके लिए, वो हमारा 2018 से वही हमारा प्रिंसिपल था। तीसरा प्रिंसिपल ये कर्जा माफी, इसलिए कि यू हैव बीन गिविंग द फार्मर्स मनी टू एग्री बिजनेस, लेट एग्री बिजनेस रिपे द लोन्स, विल आल्सो रिपे। 4, ये किसान बचाओ देश बचाओ कमेटी उनकी इलाकों में ये चेक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं एमएसपी पे क्या हो रहा है, मंडी में क्या हो रहा है, क्या प्राइस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और जो नगरी और दूसरी जगह में पीडीएस कैसा फंक्शन हो रहा है, रेशन शॉप में प्राइसेस क्या मिल रहा है अभी, ये अगर सही तरह से फंक्शन हो रहा है या नहीं। 5वां प्लान है ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेट product boycotts of those corporations who are harming the farmers। 6th principle ये भी है कि जो आपका लोकल इशू है वो ला सकते हैं वो कमेटी, इसलिए कि इंडिया इतना कॉम्प्लेक्स और हेट्रोजेनस नेशन है, इतना डाइवर्स है, हर राज्य में 6 टाइप एग्रीकल्चर मिल सकते हैं आपको, तो अलग अलग एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स है। तो ये प्रिंसिपल्स पे ये करना है, और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लान कर लीजिए एक्टिविटी 23, 24 और 25 को। 23rd, 24th, 25th we are hoping that everywhere in the country people will take part in solidarity action। 18 तारीख को महिला किसान दिवस, प्लीज उसमें पार्टिसिपेट करो, प्लीज उसके ऊपर मैं आपको ये कह रहा हूं, जहां जब तक महिला किसान का राइट्स अधिकारी आप रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, ये एग्रेरियन क्राइसिस नहीं छोड़ेगी। यू विल नेवर सॉल्व द एग्रेरियन क्राइसिस इफ यू डू नॉट एड्रेस द राइट्स ऑफ द वुमेन फार्मर्स। 23rd, 24th, 25th आप लोग हैं, बैठे हैं यहाँ, लिटरेरी पीपल, क्रिएटिव पीपल, आप क्रिएटिवली सोच लो कि 23rd, 24th, 25th हम क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। फिजिकल, ऑनलाइन, जब अभी ऑनलाइन तो हर दिन आप देखेंगे तो भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति, नेशन फॉर फार्मर्स, ये सब हर दिन कुछ एक्टिविटी चल रहा है ऑनलाइन, लेकिन अभी 18 तारीख और 23, 24, 25 को फिजिकल एक्टिविटी भी, नॉवल फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो सकता है कि किसान एक कभी सम्मेलन हो सकता है कि आपका परेड हो, जो भी है। I think this is very, very important that the rest of us, they are fighting for us. We have to show our solidarity with them. Thank you. दोस्तों, एक काम तो आज ही होना चाहिए, आज ही किया जा सकता है। हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्पांस में मिला है, पंजाबी में हंगारा कहते हैं। तो मैं आप सबके सामने तजवीज़ रखता हूँ कि ये रेजोल्यूशन इस हाउस में पुट किया जाए कि ये तीनों एक्ट फॉरेन पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला के रद्द किए जाएं, और मैं इसके लिए आपकी हैंड राइज करता हूँ। और मुझे खुशी है कि
हमने आज कुछ कंक्रीट एक स्टेप जो है इस पर फैसला लिया है, तो अगर आपकी इजाज़त है तो हम ये रेजोल्यूशन पास करेंगे और गवर्नर के रास्ते से ऊपर भेज देंगे और इसको पास समझा जाए। थैंक यू।